आज 30 जनवरी है और आज ही के दिन 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। और उसके बाद आज जिसका विध्वंस हुआ उस समय गांधी जी की हत्या हुई। 2002 में जब गुजरात के भीतर वहां की सरकार के बलबूते पर व्यापक नरसंहार हुआ तब गांधी जी की हत्या हुई। और कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड में जो धर्म संसद हुआ जिसमें देश भर में मुसलमानों का कत्लेआम करने का एक आह्वान लिया, तब गांधी जी की हत्या हुई। असल में हम और आप गांधी जी से असहमत हो सकते हैं, असहमति के अलग अलग बिंदुएं हो सकती है, लेकिन गांधी जी की जो हत्या हुई, नाथूराम गोडसे ने जिस मकसद से और जिस विचारधारा को पालन करते हुए गांधी की हत्या की थी, आज इस देश का दुर्भाग्य है कि गोडसेवादी जो लोग हैं आज सत्ता पे काबिज हो चुके हैं। गांधी जी को याद करना, उनकी प्रतिमा यहां पर स्थापित करना, गांधी जी के नाम पर जो पुस्तकालय उनके आगमन के बाद रखा गया जिनका नाम गांधी पुस्तकालय, उसका जीर्णोद्धार होना निश्चित तौर से हम सब के लिए जो इस मुल्क को लोकतांत्रिक और जनता के अधिकारों वाला मुल्क बनाना चाहते हैं, हम सब के लिए गर्व की बात है। यहाँ के विधायक कॉमरेड महानंद जी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं, शुक्रिया कहता हूं। साथियों, आज हमारा पूरा देश जिस चौराहे पर खड़ा है वहां पे दो तरह की रास्ता है, दो रास्ते वहां से निकलते हैं और जानबूझ करके देश के अंदर जो सरकार है वो गांधी जी के रास्ते को अवरुद्ध कर रहा है। सरकार चाहती है कि गोडसे का बोलबाला हो जाए और पूरा सरकारी तंत्र इसके लिए लगा दिया गया है। जब केंद्रीय विद्यालय के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से देश के तमाम केंद्रीय विद्यालयों में एक सर्कुलर जारी होता है आज के कार्यक्रम को लेकर के, 30 जनवरी शहीद दिवस है, इसका उल्लेख होता है, लेकिन पूरे सर्कुलर में महात्मा गांधी का नाम कहीं पे दिया हुआ नहीं है। तो ये जानबूझ करके गांधी जी को भुलाने का और समय समय पे भाजपा, आरएसएस और उसके तमाम नेताओं द्वारा गांधी जी को अपमानित करने का जो सिलसिला है, उसके खिलाफ हम लोगों ने भी एक अभियान चलाया है। आजादी के 75वें साल पर हम भारत के लोग इस नाम से पूरे देश के अंदर, बिहार के अंदर हम आजादी की लड़ाई के उन मूल्यों की शिनाख्त कर रहे हैं, उन मूल्यों को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस देश के बड़े आबादी के सपने से जुड़े हुए थे। और इसीलिए ये अभियान अभी रुकेगा नहीं। अभी तमाम जगहों पर ये अभियान और बुलंदी के साथ सरकार की जो कोशिश है इतिहास का अपहरण कर लेने की, अपहरण करके इतिहास को विकृत कर देने की, उन तमाम साजिशों का पर्दाफाश करते हुए जनता का अपना इतिहास, देश का सच्चा इतिहास जो आने वाले समय में हमें रास्ता दिखाए, हमें बेहतरी की तरफ ले जाए, उस तरह के इतिहास को सामने लाना, उसको बुलंद करना, संघर्ष की रवायत को और ज्यादा मजबूत करना, इस उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल एक और बड़ा खुलासा जिसने देश को झिझोड़ कर रख दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी कि 2017 में नरेंद्र मोदी जब इजराइल गए थे तो उन्होंने इजराइल के साथ एक रक्षा सौदा किया और उस रक्षा सौदे में देश के प्रधानमंत्री ने 2 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ एक पेगासस जासूस नाम का सॉफ्टवेयर हिंदुस्तान में खरीद करके लाया गया और उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल विपक्ष के तमाम नेताओं के ऊपर, यहां तक कि भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो आरएसएस के बड़े बड़े नेता हैं, जो इस देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए लोग थे,
जो मीडिया कर्मी थे, जो महिला पत्रकार थी, उन सब के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया गया। ये खुलासा बार बार हो रहा है, लेकिन अफसोस कि इस तरह के खुलासे जो हमारे देश के लोकतंत्र की हत्या के सबूत हैं, उसकी जानकारी हिंदुस्तान के अखबारों में, हिंदुस्तान के चैनलों में, वहां से हम लोग को नहीं मिल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स इसको हमें बता रहा है। हमारी लड़ाई निश्चित तौर से और मजबूत होगी। हम लोग लड़ेंगे, इस मुल्क को बचाएंगे, इस देश को गांधी का देश रहने देंगे, इसे नाथूराम गोडसे का देश कतई नहीं बनने देंगे। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। कॉमरेड दीपंकर जी को हम अपने गृह जिला में स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। और एक बार कार्यक्रम में महानंद जी को हम बताए थे, शायद भूल गए, कि जब भी मेरा किसी मंच पे परिचय कराइए, तो चूंकि यह परिचय मेरा अधूरा है जहानाबाद का विधायक, मेरा पूरा परिचय, चूंकि हम बाबू मुद्रिका सिंह यादव के बेटा हैं, इसके बाद हम जहानाबाद का विधायक हैं, यही मेरा पूरा परिचय है। आज हम अपने आप को इसलिए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि चूंकि हम बैठे थे तो हमें स्मरण हुआ कि कहीं न कहीं चर्चा करते थे हमारे पिता मुद्रिका सिंह यादव जी कि जहानाबाद अरवल में गांधी पुस्तकालय है और उसके जीर्णोद्धार के लिए जो बातें उनके संज्ञान में आई थी, तो हम पूछ रहे थे जयप्रकाश बाबू से कि बाबूजी भी इसमें कुछ लगता है कि सहयोग किए थे उसमें, जब वह बिहार विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे। लेकिन कई साथियों ने उसका उल्लेख किया और आज हम महात्मा गांधी जी को स्मरण करते हुए हम अपने पिता को भी स्मरण करते हैं और गांधी सहित अपने पिता के भी चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पिछले कई विद्वान साथियों ने गांधी के शहादत जो दिवस हम लोग मना रहे हैं और राज्य से लेकर के केंद्र में जो सरकार है, यह पूरी तरह महात्मा गांधी के हत्या में विश्वास रखने वाले हत्यारों के पोषकों के द्वारा स्थापित सरकार है। साथियों, हम लोग सब लोग यहाँ, हम तो बराबर आप लोग को सुनते और सुनाते रहते हैं। हम लोग खास करके यहाँ कॉमरेड दीपंकर जी को सुनने के लिए आए हैं, लेकिन कहीं न कहीं आज हम लोग अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हजारों की संख्या में जो साथी लाल झंडा के अनुयायी बैठे हैं, आज देश में बापू के हत्यारों का शासन और सत्ता है। कहीं न कहीं हम लोगों को धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर आडंबर फैला करके और शासन सत्ता में स्थापित हो गए। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से छात्रों को, नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को ठगने का काम कर रही है, प्रताड़ित करने का काम कर रही है। इसलिए हम लोगों को फिर से एक बार गोलबंद होकर के और शासन सत्ता में स्थापित नाथूराम गोडसे और गोलवरकर के वंशजों को हम लोगों को हटाना होगा। तभी महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस जो हम लोग मना रहे हैं, यह सार्थक होगा। दीपंकर भट्टाचार्य चंद बातों के साथ कि मूर्ति का अनावरण एवं सभी अपने अभिभावकों को, सभी युवा साथियों को और मंच पर बैठे सभी नेताओं को के सम्मान में हम स्वागत अभिनंदन करते हुए हम बात को खत्म करते हैं। और महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। धन्यवाद। से होते हुए 1942 और आजादी
ये तमाम उदाहरण आज इसी जगह पर, इसी अरवल से हमारे बीच है। और इसीलिए मैं तमाम अरवल जिला वासियों को नमन करता हूं। साथियों, 1857 के इस क्षेत्र में महान नायक बाबू जीवधर से 1942 के शहीद हमारे बीच हैं। और बिल्कुल आजादी की लड़ाई जहां से शुरू हुई थी, ऐसे तो उसके पहले भी आजादी की लड़ाई का कई छोटे बड़े उदाहरण हैं, लेकिन 1857 स्वतंत्रता आंदोलन की पहली शुरुआत बाद लंबे दिनों के बाद चंपारण सत्याग्रह, और उसके बाद जब जालियांवाला हत्याकांड हुआ, और उस जालियांवाला हत्याकांड के बाद हमारे बगल देश के रहने वाले नौजवानों हैं मोगल गोप थे। हमारे देश के अभिभावकों ने, महात्मा गांधी, शहीद आजम भगत सिंह ने, ये तमाम लोगों ने लड़ाई लिया कि अब अंग्रेजों को ज्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं है, अब जल्दी ही इसे विदा कर देने की जरूरत है। बहसें थी कि यदि ये जो अंग्रेजियत की विचार है, ये जो फासिस्ट ताकतें हैं, इस तरह के विचार और इस तरह के व्यक्तियों को रहते हुए यदि ये आजादी मिली, तो कहीं न कहीं फिर से भगत सिंह को पैदा लेना पड़ेगा, फिर से महात्मा गांधी को सामने आना पड़ेगा। एक बहस थी, और उस आजादी के लिए इस अरवल ने एक बड़ा योगदान दिया। लेकिन उसके तुरंत बाद जो हमें संदेह था, वो हम सच होते हुए हमने देखा। महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई आजादी के बाद। आजादी तक उनको किसी ने छुआ नहीं, आजादी के बाद उनकी हत्या कर दी गई। और फिर 1986 में 19 अप्रैल को एक फिर से जालियांवाला हत्याकांड, जिस जगह पर हम बैठे हैं, वो हमारे सामने दिखाई दिया, हमें फिर से एक बार झकझोर कर रख दिया। और आज हम ऐसे जगह पर खड़े हैं जहां वैसे विचार, ऐसे लोग जिनकी आजादी में कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि आजादी के समय वो स्वतंत्रता सेनानियों को, क्रांतिकारियों को जेल भिजवा रहे थे, उन्हें फांसी पर लटकाने में मदद कर रहे थे, वैसे विचार गांधी जी की हत्या के बाद आज सामने सत्ता में आकर खड़ा हो गया। हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि ये वही अरवल है जिस अरवल में कभी दंगा नहीं हुआ, लेकिन वैसी ताकतें जब सत्ता में आई तो अरवल के जो पुराना इतिहास था, गंगा जमनी तहजीब की, पुराना जो भाईचारा था, उस पर जब ऐसे ताकतों को मौका मिला, उसने हमला किया, जिसकी चर्चा हमारे पूर्व वक्ता ने कहा। महानंद जी को, तमाम आप बुद्धिजीवियों को, जिनके सूझबूझ से इस दंगा से निपटा, आप लोगों ने इसको फिर से शांति बहाल करने में आपने कोशिश किया कि ऐसे वक्त पर ऐसे तमाम शहीदों को हम सामने लाए हैं। और इसमें महानंद जी और आप तमाम बुद्धिजीवी, सारे लोगों की भूमिका है, इसके आप सभी बधाई के पात्र हैं। मित्रों, हम कामरेड दीपंकर जी का सुनेंगे, आप सब उनके सुनने के लिए आए हैं, लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे। एक तरफ अभी देश भर में अमृत महोत्सव के नाम पर जिन लोगों ने दलाली और गद्दारी किया था अंग्रेजों के समय, आजादी में जो बाधा उत्पन्न किए थे, आज जब वो सत्ता में बैठे हैं तो फिर से वो कोशिश कर रहे हैं कि नए इतिहास रचना के नाम पर पुराने इतिहासों को हम तहस नहस कर दें। अशोक को गालियां दिया जा रहा है, महात्मा गांधी को गाली दिया जा रहा है धर्म संस्थों में। तो ऐसे लोग एक तरफ इतिहास बदल देना चाहते हैं, दूसरे तरफ ये पूरी लूट का एक श्रृंखला। अभी हम कल पंचायत समिति की एक बैठक में बैठे हुए थे,
हमने देखा कि किस तरह से हमारे बाप दादा परदादा सबसे ज्यादा बसने का जगह नदी किनारे पसंद करते थे। हम जानते थे कि हमारा ही बेटा उस नदी में डूबकर मरेगा, हमारा फसल नुकसान होगा, हमारा खेत कट कर जाएगा, लेकिन हम उस नदी के किनारे बसा करते थे। इसलिए कि बालू है, मछली है, पानी है, ये प्राकृतिक चीज है, इस पर मेरा अधिकार होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि इन चीजों को पूरा लूटा जा रहा है। चापाकल कुआं से पानी पीते हुए हम चापाकल तरफ आए और अब देख रहे हैं कि नल जल योजना के नाम पर 32 रुपया तसिलने की बात चल रही है। महात्मा गांधी ने इस तरह से आजादी की बात नहीं किया था। हम सरकार को टैक्स देते हैं, उससे वो हमारे लिए कम से कम पानी व्यवस्था करे, ये करे। कल जब हम पंचायत समिति में बैठे थे तो पता चला कि सरकार ने अब 7 निश्चय 2 चलाने का फैसला किया है और उसके जगह पर अब गांव में स्वच्छता अभियान चलेगा और हर घर में ग्रामीण क्षेत्रों में जनता से 80 रुपया से लेकर के 280 रुपया तक प्रति महीना तसीला जाएगा। तो अब सांस लेने वाला केवल बच गया है। अगर ऐसी सरकार और ऐसे विचारों को उखाड़ फेंका नहीं गया, इनके साजिश को समझा नहीं गया, तो पता चलेगा अगला बार सांस लेने के लिए भी घरों में मीटर लगा दी जाएगी। इसलिए इससे निपटना जरूरी है, इन ऐसे ताकतों को ध्वस्त करना जरूरी है और अपनी जो पुरानी इतिहास, पुराना जो हमारा पीढ़ी है, उसको हमें और भी मजबूत बनाने की जरूरत है। आप तमाम लोगों को एक बार फिर हम नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। कार्यक्रम आज हुआ लालगंज में। गांधी जी पर 2000 से ज्यादा लेखकों की किताबें हैं, 2000 से ज्यादा लेखक की किताबें। इतना बड़ा मैंने समृद्ध वहां का पुस्तकालय है। तो खैर ये प्रतिवेदन हुआ इनको ठीक करने का। और दूसरा प्रतिवेदन हम लोग लाएंगे समितियों के बारे में कि जो पुस्तकालयों में समिति बनी है, हम लोग देख रहे हैं कि जो है वो किसी का पॉकेट का संस्था बन गई है, वो पॉकेट में रखते हैं। इसलिए उनका कैसे लोकतांत्रिक ढंग से हर साल उसका चुनाव हो, अध्यक्ष सेक्रेटरी का चुनाव हो, इसके लिए हम लोग विधानसभा में बात को लाएंगे। अब अंतिम तौर पर ये बात रखना चाहते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी कुछ दिन पहले कि अब मास्टर साहब लोग जो है दारू पर नजर रखेंगे कि कौन दारू पी रहा है, कहाँ दारू बिक रहा है। तो नीतीश जी एक एक करके पढ़ाई को चौपट करने का ऐतिहासिक काम शुरू कर दिए हैं। ये मास्टर साहब लोगों को दारू पीने वालों से पिटवाएंगे, दारू बेचने वालों से पिटवाएंगे। इसके पहले एक बयान जारी किया था फैसला की जो है, जो खुले में शौचालय होता है वहां मास्टर साहब लोग नजर रखेंगे कि लोग खुला में शौचालय नहीं करें कि बिहरी बजाएं। क्या तमाशा चल रहा है। जनता के मूल सवालों पर ध्यान देने के बजाय ये जो है अनर्गल चीजों में नरेंद्र मोदी की तरह जनता को भटका करके रखना चाहते हैं। कि हम लोगों ने कहा जब ये 7 निश्चय में आ रहा था कि ये सफल होने वाला नहीं है, चापाकल योजना बंद मत कीजिए, लेकिन नीतीश जी ने कहा कि नहीं, हर घर नल का जल जो है पहुंचाएंगे। तो हर घर नल का जल पहुंच गया। 36,000 करोड़ रुपया खर्च हो गया। गांव की गलियों को इन लोगों ने तोड़ दिया। बच्चे जो है पाइप निकालकर कॉफी बजा रहे हैं, पानी नहीं चल रहा है और गले पर नमक ये कि इनको हर घर से 3200 रुपया चाहिए टैक्स के रूप में। क्या तबादला बात है। जल जीवन हरियाली चला कि जल संचय के पुराने स्रोतों को हम जिंदा करेंगे। बेगूसराय जिले में 17,500 एकड़ में कांवर झील है। कांवर झील 2019 में जब ये योजना लॉन्च की गई बिहार विधानसभा के संयुक्त सदनों में सदनों में चाहे विभाग ने एक फिल्म दिखाया जल जीवन हरियाली को लेकर के कि कांवर झील है 17,500 एकड़ में, और उनके ही रिपोर्ट के अनुसार कांवर झील का रकबा मात्र 5,000 एकड़ में रह गया। 12,500 एकड़ का अतिक्रमण हो गया। तो अभी जब बजट सेशन में बातचीत हो रही थी तो हम लोगों ने चैलेंज किया मुख्यमंत्री को। जब कहा गया कि योजना सफल हुई हर घर नल की जल, तो हमने कहा कि कल आप 10 वार्ड बताइए, बिहार का 10 वार्ड जहां पानी चल रहा है और विधानसभा की संयुक्त संसदीय समिति बनाइए
अगर आपकी बात सही होगी 10 वार्ड में पानी चल रहा होगा तो हम लोग इस्तीफा देकर बाहर आ जाएंगे, और नहीं तो आपको तत्काल इस्तीफा देना होगा। मुख्यमंत्री जी चुप लगा गए, कुछ नहीं बोले। जल जीवन हरियाली पर जवाब दे रहे थे कि हमने अतिक्रमण मुक्त कराया, इतने लोगों को नोटिस भेजा। हमने कहा कि आपने इसकी आड़ में गरीब उजाला अभियान चलाया है, वो आप ये बताइए कि कंवर झील जिसका 12,500 एकड़ जमीन अतिक्रमण हुआ है, उस जमीन का अतिक्रमण किया है आनंद सिंह ने, सूरजभान सिंह ने ट्रैक्टर चलवा करके झील को खेत बना दिया। 10,000 15,000 रुपए बीघा जो है वो बटाई पर लगाते हैं। आप बताइए कि उन लोगों को नोटिस गया कि नहीं गया? हर गांव में हम लोग देख रहे हैं कि जो है दबंग लोग खेत को जो है ट्रैक्टर से जोतवा करके मिला लिए हैं अपने खेत में, और नापी करने लोग जाते हैं तो किनारा से नापी करते हैं, पेड़ से, उससे पानी प्रभावित है। आप खेत की तरफ से नापी कीजिए ना, पेड़ पर बसने वाले गरीबों से तो पानी का संचय प्रभावित नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि ले चलिए महाभारत होगा, जिस भी गरीब के झोंपड़े पर बुलडोजर चलेगा वहां हम लोग महाभारत करेंगे, आप मुकाबला करने के लिए तैयार रहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था के बाद तभी जो है उनको वहां से हटाया जाएगा। शराबबंदी की स्थिति देख ही रहे हैं, शराबबंदी विज्ञान डिलीवरी है, आपके पास पैसा होना चाहिए। शराब माफियाओं की समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है यहाँ, एक भी शराब माफिया जेल नहीं गया। हम लोगों ने कहा कि आप श्वेत पत्र जारी कीजिए इस पर कि कितने शराब माफियाओं को आपने पकड़ करके जेल में बंद किया। एक भी नहीं। 50 करोड़ का दारू पकड़ा गया, अंग्रेजी दारू, हाजीपुर में ट्रक के खलासी ड्राइवर को पकड़ करके पुलिस ने जेल भेजा। वो खलासी ड्राइवर का तो दारू नहीं था। इनका जो थाना है हरनौल, 354 बोतल अंग्रेजी दारू नालंदा के एसपी ने थाने में पकड़ा। आप शराबबंदी चला रहे हैं, शराबबंदी, एक भी शराब माफिया जेल नहीं गया। जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, और शराब पीने के आरोप में 29 लाख गरीबों को इन्होंने जेल में बंद कर दिया। अभी समीक्षा बैठक हो रही थी 7 जनवरी को सासाराम में शाहबाद रेंज के विधायकों को लेकर के, कहा कि बहुत सफल है। हमने कहा, वो मुख्य सचिव जवाब दे रहे थे कि इतने लोगों पर केस हुआ, इतने लोगों को जेल भेजा। हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, जो लोग पर केस हुआ, जो लोग जेल में गए, उनकी सामाजिक और आर्थिक रूप से समीक्षा कीजिए, किसमें कितने लोग आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, समाज के सुखदार लोग हैं। एक भी नहीं, 99% गरीब हैं। आपका शराबबंदी गरीबों पर लागू है, शराब माफियाओं पर नहीं है। तो ये चल रहा है। अभी एक अंतिम बात कह करके, 1 क्विंटल धान पैदा करने में किसानों का लगभग 2,500 रुपया खर्च होता है। जोड़े हैं हम लोग कागज कलम लेकर कि जमीन को कोड़ने में कितना खर्च हुआ, सिंचाई कितना लगा। अगर बटाईदार किसान कर रहे हैं खेती तो 1 बीघा जमीन का उन्होंने बटाई कितना दिया, सब जोड़े हम लोग हिसाब किए तो 2,500 रुपये क्विंटल धान का लागत। और मोदी जी ने दाम तय किया 1940 रुपया कि 1940 रुपये किसानों से धान लिया जाएगा। लेकिन 1940 क्या, माने 1600 का भी धान नहीं बिका। 1,000 रुपये 1,200 रुपये। जब कटनी शुरू हुआ तो जरूरतमंद किसान जिनके घरों में शादियां थी, जिनको रबी की बुआई करनी थी, जिनको खाद बीज की जरूरत थी, जिनको ट्रैक्टर को पैसा देना था, और ये कह रहे हैं कि मार्च में हम धान खरीदेंगे, और कहा कि धान में नमी है, 17% से ज्यादा नमी नहीं होना चाहिए। अभी बिहार विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र चला, हमने ध्यानाकर्षण लाया, ध्यानाकर्षण कि धान का समर्थन मूल्य 3,000 रुपया किया जाए, और बिहार की सरकार 1,000 रुपया प्रति क्विंटल बोनस है, और नमी सीमा की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। नमी नहीं, नमी नहीं, नमी नहीं। और ये इस बार लिया दे कि अब खाता खेसरा लाइए, फिर नया कानून। हम लोगों ने कहा कि इसको खत्म कीजिए। खाता खेसरा कौन बटाईदार? किसान को, जो बटाईदार किसान 80% किसान बटाई पर खेती करते हैं, बटाईदार किसान को कौन देगा अपना जमीन का खाता खेसरा? जमीन का मालिक देगा? नहीं देगा। इसको खत्म कीजिए। हम लोग देखते हैं लंबे समय से मांग कर रहे हैं
कि बटाईदार किसानों का रजिस्ट्रेशन हो, उनको पहचान पत्र दीजिए ताकि उन्हें भी डीजल सब्सिडी का लाभ मिले, उन्हें भी उनका भी अनाज क्रय केंद्रों पर सरकारी रेट पर बिके। लेकिन नहीं, हमने कहा पहचान पत्र दीजिए, नहीं, अभी तक नहीं दिया। लेकिन बटाईदार किसानों के लिए हम लड़ रहे हैं कि उनका भी धान बिके, उनका भी बैंक में केसीसी खुले, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। तो हमने ध्यानाकर्षण लाया, लेकिन सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। अभी पंजाब में जो किसान आंदोलन हुआ, तीनों कृषि कार्य और किसान आंदोलन का दबाव था कि खलिहान में कांटा लगा करके पंजाब की सरकार ने वहां किसानों का धान 1940 रुपए का खरीदा। और ये नमी सर 30 नवंबर तो करीब 1 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी, इस बार 45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद होनी है। हमने कहा क्या बताइए, 30 नवंबर को आया था, 29 नवंबर तक हुई थी, क्या बताइए बिहार के किस जिले के धान में 17% नमी है, किस जिले में है? दिसंबर के लास्ट तक कहिए कि अभी भी माने 18% 19% धान में नमी है। तो हम किसानों के लिए भी लड़ रहे हैं, हम छात्र युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, जनता के हर तबके के लिए लड़ रहे हैं। अभी बिहार विधानसभा में छोटे मझोले व्यवसायियों के पैकेज के लिए कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, लॉकडाउन पैकेज, ये अडानी को दिया, अंबानी को दिया। लॉकडाउन में सबकी पूंजी टूट गई, चाहे किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हो। लेकिन इसी लॉकडाउन पीरियड में गौतम अडानी की पूंजी 2,40,000 करोड़ बढ़ गई। क्या आप भाई जादू जान रहे हैं? हम ध्यानाकर्षण लाने जा रहे हैं कि जो कस्बों के जिला मुख्यालयों के व्यवसायी, हमारी पार्टी के और राष्ट्रीय जनता दल के, महागठबंधन के, अन्य दल के तमाम नेतागण और आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित अरवल के नागरिकों, किसानों, नौजवानों, बहनों, आप सबको मैं अपनी पार्टी की ओर से इनकलाबी सलाम पेश करता हूँ। पूरे देश में आज़ादी के 75 साल को लेकर के एक अभियान चल रहा है। सरकार ने उसका नाम दिया है अमृत महोत्सव। नाम तो अमृत है, लेकिन काम जो हो रहा है, जगह जगह हम देख रहे हैं कि जहर घोलने का काम चल रहा है। और एक ऐसे दौर में आज हम लोग जिस तरह से यहाँ इतिहास को याद कर रहे हैं, इतिहास से सीख ले रहे हैं, इतिहास से प्रेरणा ले रहे हैं, मुझे लगता है कि आपने न सिर्फ अरवल के लिए बल्कि पूरे बिहार के लिए, देश के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया है। और इसके लिए मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे मुल्क ने शायद पहली बार 1986 के बाद सुना, जब जालियांवाला बाग के तर्ज पर यहाँ जनसंहार रचा गया और 23 लोगों की जान ली गई। मुझे याद है वो दौर, इस पर एक पूरे देश के पैमाने पर एक ट्राइब्यूनल बना था। हमारे बंगाल के मशहूर फिल्म डायरेक्टर मृणाल सेन उसके डायरेक्टर, उसके शायद चेयरमैन थे। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे पुराने जस्टिस VM तरकुंडे साहब, VR कृष्णा अय्यर साहब सब उसके मेंबर थे। उसकी रिपोर्ट 87 में निकली। 1986 में वो अरवल गोलीकांड के बाद बिहार विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम नागभूषण जी के नेतृत्व में, जिसको सरकार ने रोकने के लिए जबरदस्त दमन चलाया, लेकिन वो पूरे बिहार में वो आंदोलन फैला। तो उसी समय से ये पता तो था कि जहाँ ये जनसंहार हुआ वो एक लाइब्रेरी का कैंपस है और गांधी पुस्तकालय उसका नाम है। आज यहाँ आकर के पता चला कि ये पुस्तकालय 1935 से चल रहा है। आजादी का आंदोलन सिर्फ अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन नहीं था। आजादी का आंदोलन एक नया देश बनाने का आंदोलन था, इस समाज को बदलने का आंदोलन था। और इसीलिए आप देखेंगे कि उसी आंदोलन के दौर में इस देश में सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ, अंधकार के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, शिक्षा के लिए, पूरे देश में जागृति लाने के लिए कितनी कोशिशें हुई, वो सब हमारे आजादी के आंदोलन का हिस्सा है। यहाँ आने के बाद पता चला कि 1942 में उस दौर के अरवल के जो नौजवान थे,
जो आज़ादी के लिए लड़ने वाले थे वो यहाँ आते थे, यहीं बैठ करके आंदोलन की योजना बनाते थे, आज़ादी के आंदोलन को लेकर चर्चा करते थे। और इसलिए 86 से भी पहले 1942 में जो हमारे साथी शहीद हुए उनका भी कहीं ना कहीं इस पूरे पुस्तकालय से उनका भी जुड़ा हुआ रहता। ये जो हम सब के लिए एक जबरदस्त ये मौका था पूरे अपने इतिहास को याद करने का, और इसलिए खास तौर पर जो 1942 और 86 के शहीद परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं पूरे पार्टी की ओर से और आप सबों की ओर से उनको नमन करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। इतिहास से अगर हम नहीं सीखते हैं तो इतिहास के दोहराने के लिए, उसको दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। तो हमारा जो आज़ादी का इतिहास है, एक तरफ शानदार इतिहास, जबरदस्त अंग्रेजों के खिलाफ इस देश के अंदर हर दमन के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ लड़ने का जबरदस्त इतिहास है, जिसके बारे में अभी हमारे साथियों ने जो 1857 की गीत, वो जो गीत है नजीमुल्लाह खान ने लिखा था, और उसमें बहुत जबरदस्त उन्होंने कहा कि ये देश के हम मालिक, मिल्कियत है ये हमारा, और ये अंग्रेज बाहर से आया और बाहर से आकर के इस देश को लूट रहे हैं, और ऐसा मंत्र मारा और पूरे देश पर कब्जा कर दिया कि आजादी के आंदोलन में वो अंग्रेजों का मंत्र भी कुछ काम किया। क्योंकि 1857 की लड़ाई के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान में अगर लंबे समय तक राज करना है तो इस देश के अंदर हमें हिंदू और मुस्लिम के बीच में जबरदस्त एक टकराव पैदा करना होगा। फूट डालो और राज करो, इसके बगैर हम राज नहीं कर सकते। 1857 में अंग्रेजों ने यह देखा कि देश के अंदर जो छोटे छोटी रियासत है, जो राजे रजवाड़े थे, उनको अंग्रेजों का साथ कर लो। तो एक तो इन राजाओं के अंदर से बहुत सारे दलाल पैदा किए गए, इस देश के अंदर बुद्धिजीवियों के अंदर से भी एक दलाल पैदा करने की पूरी कोशिश हुई, और जबरदस्त रूप से फूट डालने की कोशिश हुई हिंदू और मुस्लिम के बीच में। देश में आजादी के साथ साथ देश का बंटवारा भी हुआ। ये हमारे आजादी के आंदोलन की त्रासदी है। आजादी के आंदोलन में ये हम सब के लिए बड़ा हादसा था। और सोच लीजिए, आज हम लोग 30 जनवरी के दिन यहाँ खड़े हैं, गांधी की शहादत को याद कर रहे हैं। जरा सोचिए, ये कौन सा विचार था? एक मुल्क को लंबी लड़ाई के बाद आजादी मिली। हम चाहते थे कि मुल्क ना बटे, लेकिन मुल्क बट गया। ये अफसोस की बात है। लेकिन हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, अंग्रेजों को भगा करके मुल्क को आजादी मिली 1947 में। 14 अगस्त पाकिस्तान, 15 अगस्त भारत की आजादी, और उसके चंद महीनों के अंदर 30 जनवरी 1948 गांधी की हत्या कर दी जाती है। और वो हत्या भी पहली बार नहीं कोशिश हुई, इससे पहले 5-5 बार कोशिश विफल हुई थी, और गांधी की हत्या कर दी गई। हत्या नहीं थी, सिर्फ एक विचार को खत्म करने की साजिश नहीं थी। आजादी के तुरंत बाद हिंदुस्तान में तख्ता पलट करने की एक बड़ी साजिश थी, और वो साजिश गोडसे ने सोचा था कि गांधी हत्या के बाद देश में ये साजिश कामयाब हो जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा। आरएसएस के लोगों ने उस दिन मिठाई बांटी। आरएसएस के लोग उस दिन गांधी हत्या के बाद, और आज भी ये लोग गांधी हत्या नहीं कहते हैं, उन्होंने कहा था गांधी वध किया गया। तो गांधी हत्या के बाद मिठाई बांटने का काम हुआ, लेकिन पूरा मुल्क ने आरएसएस को पहचान लिया। आरएसएस को मुल्क ने पहचान लिया। आरएसएस अलगाव में गया, आरएसएस के ऊपर पाबंदी लगी। तो आज